हम लोगों ने धारा 210 पर बात खत्म की थी और धारा 210 से पहले 209 पढ़ा था। तो वहां पर आ रहा था कि जब कोर्ट के सामने आरोपी आ गया है तो उसके बेल के संबंध में भी निर्णय करना। तो बेल के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं कि बेल कहां से कहां तक प्रावधान मिलेंगे आपको। आवाज आ रही सर? आ रही है। हाँ, तो बेल के प्रावधान कहां से कहां तक हैं, कितने प्रकार से मामलों को बेल के परिप्रेक्ष्य में वर्गीकृत किया गया है, तो उन पर चर्चा करेंगे। तो धारा 436 से लेके आपके जो 450 तक के प्रावधान है वो बेल से संबंधित बातों को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बेल पर आ जाते हैं कि बेल क्या है। तो ये सीआरपीसी की कमी कहिए या विधायिका की चूक कहिए, बेल को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया। जमानत क्या है इसी की परिभाषा सीआरपीसी में नहीं है और आप जमानत प्राप्त करने के लिए ही सारी कवायद 436 से लेके 450 तक की करेंगे। तो बेल को फिर दो जजमेंट हुए। तो एक महत्वपूर्ण मामला है उसमें आपका चंपकलाल बी जैन वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य 1977। तो इस मामले में बेल को थोड़ा सा परिभाषित किया गया। क्या कहा गया कि बेल एक प्रकार से एक सिक्योरिटी है, बेल एक प्रकार से एक प्रतिभूति है। और किस बात के लिए है कि आप ये प्रतिभूति दे दीजिए तो आप न्यायिक अभिरक्षा से या पुलिस अभिरक्षा से उन्मुक्त हो जाएंगे। आरोपी से अपेक्षा की जाती है कि आप एक प्रकार की एक गारंटी दे दीजिए, प्रतिभूति दे दीजिए। उस प्रतिभूति को देने से आप न्यायिक अभिरक्षा से या पुलिस अभिरक्षा से, जिस भी अभिरक्षा में आप होंगे, आपको उन्मुक्त कर दिया जाएगा। और गारंटी किस बात के लिए है कि आप भविष्य में जब भी अन्वेषण में या जब भी विचारण के दौरान या जांच के दौरान आपकी आवश्यकता होगी तो आप कोर्ट के सामने आते रहेंगे। तो एक तरह से एक गारंटी ली जाती है आरोपी से और उस गारंटी की एवज में अभियुक्त को उन्मुक्त कर दिया जाता है। और गारंटी का उद्देश्य क्या है कि जब भी आपकी जरूरत होगी अन्वेषण में, जांच में या विचारण में, तो आप कोर्ट के सामने या पुलिस अधिकारी के सामने आ जाएंगे। तो जो परिभाषा दी गई उन शब्दों में आपको बता देते हैं। कहा गया कि जिसके दिए जाने की दशा में कैदी को रिहा कर दिया जाता है। ये चंपकलाल में छोटी सी परिभाषा दी गई कि जमानत का अर्थ प्रतिभूति से है जिसके दिए जाने से कैदी को रिहा कर दिया जाता है। इसके अलावा और इसी तरह परिभाषित किया। कुल मिला के जो भावार्थ है, भावार्थ यही है, उसको अलग अलग शब्दों में भाव को प्रकट किए गए। एक परिभाषा और है कि किसी निरुद्ध व्यक्ति की विधिक अभिरक्षा से अवमुक्ति बंध पत्र पर इस शर्त पर किया जाना कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध की जांच या विचारण के दौरान पुलिस अधिकारी या न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। तो बेल यही है कि आपसे एक श्योरिटी ली गई है। वो श्योरिटी इसलिए ली गई है कि आप जब भी जरूरत होगी तो आप आ जाएंगे और अभिरक्षा से मुक्त कर दिया जाता है। फिर बेल के संबंध में एक और महत्वपूर्ण नियम चलता है, वो आया मोतीराम वर्सेज मध्य 1978 4SC 47। इसमें कहा गया कि जो जमानत है, जमानत एक नियम है और अभिरक्षा एक अपवाद है। समझिएगा कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। बेल देना नियम है और उसका अपवाद है किसी को जेल में रखना। मोतीराम वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य 1978 इस मामले में डिसाइड किया गया। तो इन दोनों सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही प्रावधानों को हम पढ़ेंगे और बेल के संबंध में क्या नियम है। तो मोतीराम का मामला बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जाता है। मोतीराम वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1978 की बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। अब सीआरपीसी बेल को तो परिभाषित किया नहीं था। अब बेल के संबंध में उसने क्या किया कि अपराधों को परिभाषित कर दिया कि बेल को परिभाषित नहीं किया गया पर अपराधों को परिभाषित कर दिया गया है कि कौन सा अपराध बेलेबल है और कौन सा अपराध नॉन बेलेबल है। और बेलेबल और नॉन बेलेबल की परिभाषा भी आपको परिभाषा खंड में मिल जाती है। तो बेलेबल की परिभाषा कहां है? कहा गया कि जो 2A है, 2A है वो बेलेबल ऑफेंस की परिभाषा देती है कि जो फर्स्ट शेड्यूल है सीआरपीसी का प्रथम अनुसूची है, उस अनुसूची ने यदि किसी अपराध को बेलेबल की श्रेणी में रख दिया है तो वो बेलेबल अपराध है। या हम आईपीसी के अलावा, आईपीसी के बारे में फर्स्ट अनुसूची बात करती है, या आईपीसी के अलावा कोई अन्य अधिनियम है,
अन्य सारभूत विधि है। यदि उस विधि ने किसी अपराध को बेलेबल बना दिया है तो वो अपराध, मतलब परिभाषा नहीं देती है, कहती है आपको बेलेबल पता करना है तो बेलेबल पता करने के लिए आप फर्स्ट शेड्यूल चले जाइए, या किसी दूसरे अधिनियम की बात हो रही है तो उस दूसरे अधिनियम ने अपराध को जो बेलेबल या नॉन बेलेबल में बांटा है, बेलेबल में बांटा है तो बेलेबल मान लीजिए। तो ये बेलेबल की परिभाषा देती है। इसी के अलावा कि जो बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल है। तो बेलेबल और नॉन बेलेबल की परिभाषा आपको परिभाषा खंड में मिल गई है, प्रश्न के हिसाब से है, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं है। फिर एक हमने जब सीआरपीसी के शुरुआत में प्रावधान पढ़े थे तो वहां बताया गया कि सारे अपराधों के बारे में तो शेड्यूल बात करती नहीं है, आईपीसी के अपराधों की बात करती है शेड्यूल। फिर एक मापदंड दे दिया गया कि यदि किसी अपराध के लिए 3 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास है तो उस अपराध को हम नॉन बेलेबल मान सकते हैं, 3 वर्ष से कम अवधि का कारावास है तो उसको बेलेबल मान सकते हैं। तो ये परिभाषा बेलेबल और नॉन बेलेबल की आपको मिलेगी। बेलेबल और नॉन बेलेबल दो श्रेणियों में अपराधों को बांटने का उद्देश्य क्या था, ताकि जब हम जमानत के संबंध में प्रश्न आए कि इस व्यक्ति को जमानत दे या ना दे, तो इन श्रेणियों से हम पता कर सकते हैं कि जमानत यहां पर दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो जमानती और अजमानती में दो उद्देश्यों को ध्यान में रख के बांटा गया कि कब जमानत अधिकार के रूप में मिलेगी और कब जमानत आपको न्यायालय के विवेक के रूप में मिलेगी। तो जो अपराध जमानती श्रेणी में रखे गए हैं फर्स्ट शेड्यूल में, उन अपराधों में जमानत प्राप्त करना आपका अधिकार है, आरोपी का अधिकार है, उसको साधिकार जमानत मिलेगी। लेकिन जिन अपराधों को अजमानती अपराधों की श्रेणी में रखा गया है, उन अपराधों में यह न्यायालय का विवेक है कि आपको जमानत दे या ना दे। तो दो श्रेणियों में अपराधों को बांटा गया है। पहली श्रेणी हो गई जमानती अपराध और दूसरी श्रेणी हो गई अजमानती अपराध। जमानती और अजमानती की परिभाषा आपको परिभाषा खंड में मिल जाती है, लेकिन उससे आप बहुत कुछ समझ नहीं पाएंगे। समझने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची बताती है कि कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा अपराध अजमानती है। ये जमानती और अजमानती अपराधों के वर्गीकरण करने का उद्देश्य क्या था, ताकि जब जमानत का प्रश्न आए, कोर्ट के सामने आए या पुलिस अधिकारी के पास आए, तो कोर्ट उसको तय कर पाए कि इसमें हमें जमानत देना ही देना पड़ेगा और इन मामलों में जमानत देना हमारा विवेक है। सीआरपीसी ज्यादातर कोशिश करती है कि हम सारे अपराधों को वर्गीकृत कर दें जमानती और अजमानती में, लेकिन सीआरपीसी के बाद भी बहुत सारे अधिनियम आए। आपका पीसी एक्ट आया, SC/ST एक्ट आया, अभी हाल ही में 2015 में बच्चों के संबंध में एक्ट आया। तो 1973 के बाद भी एक्ट बन रहे हैं। तो उन एक्टों का क्या होगा जो 1973 के बाद बनेंगे? तो कह दिया गया कि वो एक्ट यदि अपराध को जमानती या जमानती बनाते हैं तो वैसा मानेंगे, और यदि कोई अधिनियम ऐसा है जो किसी अपराध को जमानती या जमानती नहीं बनाता है तो वहां पर हम 3 साल का मापदंड देखेंगे। यदि 3 साल से अधिक अवधि का कारावास है तो अजमानती है, और 3 साल से कम का कारावास है तो जमानती है। तो ये जमानती और अजमानती अपराधों को समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे बेल संबंधी प्रावधानों को डील करेंगे तो ये हर मामले में निर्धारित करना पड़ेगा आपको कि कहीं ये अपराध जमानती तो नहीं है। जमानती है तो आपको बेल के संबंध में सारे विवेक खत्म हो गए, अब आपको जमानत देनी पड़ेगी, और अजमानती है तो वहां पर न्यायालय फिर अपने विवेक से काम लेगा। तो जमानती और अजमानती अपराधों में बांटा गया, उद्देश्य भी आपको पता चल गया। अब जमानत पर आ जाते हैं कि जो जमानती अपराध है, उन जमानती अपराधों में जमानत देना न्यायालय की ड्यूटी है या पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, और अभियुक्त का ये अधिकार है कि वो जमानत अपराध करे। साधिकार वो कहेगा कि मुझे जमानत दीजिए, और पुलिस ऑफिसर को या कोर्ट को जमानत देनी पड़ेगी। जो अजमानती प्रकृति के अपराध है, उन अजमानती प्रकृति के अपराधों में जमानत देना या ना देना मजिस्ट्रेट का विवेक है, धारा 437। फिर जमानत के संबंध में जब हम और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सेशन न्यायालय को और हाई कोर्ट को बहुत व्यापक शक्तियां दी गई हैं। मजिस्ट्रेट को भी शक्तियां हैं 437 में, पर उसकी शक्तियां सीमित हैं, उसकी शक्तियों पर बहुत सारे बाधाएं लगी हुई हैं। पर उसी बारे में जब जमानत के संबंध में हम सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रावधानों की बात करेंगे तो वहां देखेंगे कि उनको बहुत व्यापक शक्तियां दी गई हैं, हाई कोर्ट को और सेशन कोर्ट को। तो अब पहले उन अपराधों की बात कर लेते हैं जहां पर की जमानत पाना आपका अधिकार है, मतलब कोर्ट की और पुलिस ऑफिसर की ये इंपेरेटिव ड्यूटी है कि जमानत देना ही देना पड़ेगा। तो वो प्रावधान आपको 7 आईपीसी में अलग अलग जगह पर मिलेंगे,
तो 7 जगह आपको ऐसे प्रावधान मिलेंगे जहां पर कि जमानत प्राप्त करना आपका साधिकार, मतलब अधिकार है कि आप जमानत प्राप्त करें। तो पहले उन सेक्शनों की बात कर लेते हैं, फिर उन पर एक एक करके आएंगे। तो पहले आपको मिलेगा धारा 436 436। वो कहता है कि यदि जमानती अपराध है तो पुलिस या कोर्ट आपको जमानत देना ही देना पड़ेगा, 436। दूसरी धारा आपको मिलती है 436A। 436A क्या कहती है कि यदि कोई ऐसा अपराध है जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है और उस अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान कोई व्यक्ति टोटल जेल में तब से बाहर ही नहीं आया और उसने उस अपराध के लिए उपबंधित कुल अवधि का आधे कारावास से ज्यादा भोग लिया, तो उसको भी जमानत देनी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति रेगुलर जेल में है और उसने आधे कारावास से ज्यादा की अवधि का कारावास भोग लिया है तो उसको भी जमानत देनी पड़ेगी। तो ये दूसरा प्रावधान हो गया। पहले प्रावधान लिख लें आप एक एक करके, 436, 436A। फिर आ जाइए 437(2). 437(2). 437(2) क्या कहती है कि यदि आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, आपने धारा 41 पढ़ी थी, संदेह के आधार पर आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, आपने गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद आपको पता चल रहा है या कोर्ट ने उसको पकड़ा दिया है, उसके बाद पता चल रहा है कि इस व्यक्ति ने कोई अजमानती अपराध किया है, इस बारे में पर्याप्त आधार नहीं है। कोर्ट को गिरफ्तार करा दिया कोर्ट ने या पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया, उसके बाद महसूस हो रहा है कि इस व्यक्ति ने कोई अजमानती अपराध किया हो, इस बारे में पर्याप्त ग्राउंड नहीं है, लेकिन अभी इस अपराध की विवेचना आगे किया जाना जरूरी है। जिस समय यह निर्णय लेना है पुलिस अधिकारी को या कोर्ट को, उस समय उसको लग रहा है कि जिस व्यक्ति को हमने पकड़ा है उसको गिरफ्तार करने के लिए या आगे अभिरक्षा में रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, लेकिन अभी इस मामले की आगे विवेचना किया जाना भी शेष है। तो वहां पर भी जैसे ही पुलिस ऑफिसर को या कोर्ट को ऐसा लगता है तो 437(2) के तहत उसकी ये ड्यूटी है कि शैल बी रिलीज ऑन बेल। 437(2). फिर आ जाइए 437 की उपधारा 6। 437 की उपधारा 6 क्या कहती है? वो मामले का वर्ग बताती है। मजिस्ट्रेट ट्रायल मामला होना चाहिए, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामला होना चाहिए। कोई ऐसा मामला है जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और ऐसा मामला अजमानती प्रकृति का है। अपराध जो हुआ है वो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और अजमानती प्रकृति का अपराध है। और ऐसे अपराध का आरोपी यदि जेल में है और 60 दिन के भीतर, मतलब जिस दिन से चार्ज लग गया, चार्ज लगने के 60 दिन के भीतर यदि विचारण पूरा नहीं कर पा रही कोर्ट, मामले की प्रकृति जान ले कि मजिस्ट्रेट ट्रायल मामला है, अजमानती नेचर का मामला है और ऐसे मामले में कोई व्यक्ति अभी निरुद्ध है, तो यहां पर जैसे हमने पढ़ा था विवेचना में, आप प्रावधान पढ़िए 167(2) पढ़ा था कि 60 दिन और 90 दिन में आपको विवेचना पूरी कर लेना, नहीं तो फिर आरोपी को छोड़ना पड़ेगा। तो यहीं पर ट्रायल में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी लगा दी गई है कि यदि आपके सामने कोई ट्रायल चल रहा है और आप देखिए कि आरोपी जेल में है, तो फिर आपको साक्ष्य लेने के लिए नियत प्रथम दिन से 60 दिवस के भीतर ट्रायल पूरा करना है और यदि आप 60 दिवस के भीतर ट्रायल पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ अभी प्रावधानों पर हम एक थोड़ा सा जा रहे हैं, विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर आ जाइए 437(7). ये वो प्रावधान है जहां पर आप साधिकार जमानत के हकदार हो जाते हैं, न्यायालय का विवेक खत्म हो जाता है लगभग। 437(4). 437(4) क्या कहता है कि विचारण समाप्त हो गया, विचारण समाप्त हो गया, अभी निर्णय दिया जाना पर जो विचारण में तथ्य आए हैं उन तथ्यों के आधार पर न्यायालय को यह पता चल गया कि आप दोषी नहीं, तो फिर सिर्फ आपको निर्णय सुनाने के लिए जेल में भी और रखें, तो यह ठीक नहीं है। यदि विचारण समाप्त हुआ और न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच गया विचारण समाप्त होने के बाद कि आपने अपराध नहीं किया है, तो फिर वहां पर भी न्यायालय की ड्यूटी है कि ऐसे व्यक्ति को वो छोड़ दे, सिर्फ जजमेंट सुनाने के लिए उसे जेल में ना रखे। फिर आ जाए 167(2). 167(2) में भी साधिकार जमानत की बात है कि यदि कोई व्यक्ति अनुसंधान के दौरान अभिरक्षा में है और यदि ऐसे व्यक्ति ने मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध किया है, तो उस व्यक्ति का अभियोग पत्र 90 दिन के भीतर कोर्ट के सामने पहुंच जाना चाहिए
और यदि अदर अपराध है तो 60 दिन के भीतर पहुंच जाना चाहिए। यदि 60 दिन या 90 दिन के भीतर अभियोग पत्र नहीं कोर्ट तक पहुंचता है तो वहां पर डिफॉल्ट बेल का अभियुक्त हकदार हो जाता है। तो यह भी इंपरेटिव बेल है कि यहां पर कोर्ट को देना ही देना पड़ेगा। और एक प्रावधान और आपको मिलता है 169 कि जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी ने विवेचना कंप्लीट कर ली और उसके बाद उसको लगता है कि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य या आधार नहीं है जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने तक ले जाएं, तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी वहां पर अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ देता है। तो ये 7 धाराएं आपको मिलेंगी, 436, 436A, 437(2), 437(6), 437(7), 167(2) और 169। यहां मतलब साधिकार जमानत की बात की गई है। तो आ जाते हैं 436 में। 436 में आ जाइए कि 436 क्या बात करती है और किस उद्देश्य को लेकर बात करती है और कब लागू होती है। तो आ जाइए कि 436 की पहली कंडीशन है कि जो अभियुक्त व्यक्ति है उसने अजमानती अपराध से भिन्न अपराध किया। जमानत के संबंध में 2 ही वर्गों में बांटा गया है, जमानत को ध्यान में रखकर अपराधों को, जमानती और अजमानती। तो ये किस मामले की बात कर रही है 436 कि अजमानती से भिन्न। अजमानती से भिन्न दूसरा अपराध कौन सा हुआ, मतलब जमानती अपराध। तो यदि जमानती अपराध आपने किया है और जमानती अपराध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया या आप कोर्ट के सामने धारा 44 के तहत हाजिर हो गए या कोर्ट ने आपकी गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी किया था। तीनों ही स्थितियां हैं कि आप पुलिस भी पकड़ सकती है, आप कोर्ट के सामने खुद भी हाजिर हो सकते हैं या कोर्ट ने आपकी उपस्थिति के लिए वारंट जारी किया था। तीनों ही स्थितियों में जैसे ही आपको अभिरक्षा में लिया जाता है, पुलिस पकड़ेगी तो पुलिस कस्टडी में लेगी, कोर्ट में हाजिर होंगे तो आप जुडिशियल कस्टडी में आएंगे। तो उन दोनों ही स्थितियों में ये उस गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है कि यदि वो जमानत देने के लिए तैयार है। उसका अधिकार कब पैदा हो रहा, अधिकार पैदा हो गया, पर उसके बाद एक शर्त है कि आपके पास अधिकार है कि आप जमानत पाने के हकदार हैं, पर यदि आप जमानत देने के लिए तैयार हैं तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का अधिकार है कि यदि वो जमानत देने के लिए तैयार है। अधिकार, अपराध किस नेचर का है, जमानती प्रकृति का है। पुलिस अधिकारी ने पकड़ा या वो कोर्ट के सामने हाजिर हुआ, कोई भी परिस्थिति हो, यदि ऐसा व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है तो कोर्ट को या पुलिस ऑफिसर को उसको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक, हम वहां पर जब गिरफ्तारी के संबंध में हमने प्रावधानों को पढ़ा था तो वहां भी देखा था कि पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी थी, जमानती अपराध में जब वो किसी को गिरफ्तार करे तो पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी थी कि उसको जमानत के अधिकार के बारे में सूचित करे कि हमने तुमको जिस अपराध में पकड़ा है वो जमानती है, तुम जमानत की व्यवस्था करो। वहां पर पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगा दी गई थी। और यहां पर फिर यदि वो व्यक्ति जमानत पेश कर रहा है, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है जमानती प्रकृति का अपराध है और वो जमानत पेश कर रहा है, तो फिर पुलिस ऑफिसर की और कोर्ट की ये ड्यूटी है कि उसको जमानत दे। फिर वहां पर विवेक काम नहीं करेगा आपका। विवेक सिर्फ किस बारे में रहेगा कि आप उससे बंध पत्र, जो बॉन्ड भरा रहे हैं वो कितनी रकम का भरा रहे हैं, जो जमानत वो दे रहा है वो विश्वसनीय है कि नहीं, इसकी जांच आप कर सकते हैं। पर यदि उसने जमानत पेश कर दी है और जमानत विश्वसनीय है तो फिर आपका कोई विवेक नहीं है, पुलिस ऑफिसर का, कोर्ट का, उसको जमानत देनी ही देनी पड़ेगी। एक बार प्रावधान को देख लेते हैं कि जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है। पहली स्थिति हो गई कि पुलिस ऑफिसर ने आपको पकड़ा, जैसा अमूमन आप देखें 323 के मामले जो होते हैं, 294 के मामले होते हैं, उसमें ऐसा ही होता है कि पुलिस ऑफिसर आपको पकड़ता है और फिर आपको गिरफ्तार या निरुद्ध करता है। फिर क्यों छोड़ देता है आपको, इसी 436 के प्रावधान के कारण छोड़ देता है कि 436 आपको ये अधिकार देती है कि यदि बेलेबल ऑफेंस है तो आपको पुलिस अधिकारी आपको जमानत देने के लिए बाध्य है। दूसरी स्थिति कि आप न्यायालय के सामने हाजिर हो जाते हैं या न्यायालय के सामने पकड़कर पुलिस द्वारा लाए जाते हैं। तो जिस समय आप न्यायालय के सामने उपस्थित हैं तो न्यायालय भी आपको जमानत देने के लिए बाध्य है, यदि जिस अपराध का एलिगेशन है वो बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, हमको कहां जाना पता करने कहां जाना पड़ेगा, फर्स्ट शेड्यूल में जाना पड़ेगा। तो ये 436 की बात हो जाती है। अब जो जमानत लेगा आपसे, हमने पढ़ा कि जमानत देने के लिए तैयार है,
तो जो जमानत देगा, तो जमानत कैसा होगा? तो जमानत वो खुद भी दे सकता है, स्वयं भी बंद पत्र भर सकता है। जमानत के लिए आप फॉर्म नंबर 45 एक बार देख लीजिएगा, बॉन्ड समझने के लिए जो सेकंड शेड्यूल में फॉर्म नंबर 45 है, उसको देखिएगा। तो वहां पर कहा गया कि वो स्वयं के बंद पत्र पर भी छोड़ा जा सकता है, या उसकी ओर से कुछ गारंटर भी बुलाए जाएंगे, कुछ प्रतिभू भी बुलाए जाएंगे। स्वयं का बंद पत्र क्या हुआ कि वो खुद गारंटी लेता है अपनी कि मैं आप जब जब मुझे बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, यदि मैं नहीं आऊंगा तो मुझसे 500 रुपए या 5000 रुपए, जितने भी रुपए मैं लिख के इसमें दे रहा हूं, मुझसे जब्त कर लिए जाए। ये होता है स्वयं का बॉन्ड। और जब प्रतिभू आ जाते हैं तो वो स्वयं तो देता ही है स्वयं का बंद पत्र और प्रतिभुओं सहित, तो वो भी देगा कि मैं फला दिनांक को आपके सामने हाजिर रहूंगा, नहीं हाजिर होऊंगा तो मुझसे 500 रुपए जब्त कर लिए जाए। और ऐसी एक चीज दूसरा व्यक्ति भी आके देता है, गारंटर देता है, उसको प्रतिभू कहते हैं कि ये व्यक्ति, मैं ए नाम के व्यक्ति की जमानत ले रहा हूं और ये फला दिनांक को कोर्ट के सामने हाजिर होगा, यदि नहीं हाजिर होगा तो मुझसे, मतलब प्रतिभू से 5000 रुपए जब्त कर लिए जाए। तो ये प्रतिभू सहित हो गया। तो 436 का जब मामला आता है तो पुलिस ऑफिसर और कोर्ट दोनों को यह विवेक दिया जा रहा है कि आप परिस्थितियों के हिसाब से यह तय करें कि ऐसे व्यक्ति से अपने प्रतिभुओं सहित या रहित, प्रतिभुओं रहित बंद पत्र पर भी उसको उन्मोचित कर सकेगा। जमानत में अमूमन प्रतिभु चाहिए होते हैं, लेकिन यह विवेक दिया गया पुलिस ऑफिसर को और कोर्ट को कि आप चाहें तो प्रतिभुओं के बिना भी उसको छोड़ सकते हैं। मुचलका जमानत आप लोग थाने में सुनते होंगे, जो मुचलका होता है, तो वो यही होता है कि उससे प्रतिभु रहित, प्रतिभु नहीं मांगे गए, गारंटर नहीं मांगे गए, प्रतिभु रहित ही उसके स्वयं के बंद पत्र पर उसको छोड़ दिया गया। ये तो हो गया सामान्य नियम कि आप यहां पर उससे प्रतिभु की मांग कर भी सकते हैं और आप चाहें तो ना करें। लेकिन यदि कोई व्यक्ति निर्धन है, यदि कोई व्यक्ति निर्धन है और जमानत देने में असमर्थ है, तो फिर उससे आप प्रतिभुओं की मांग ना करिए, उसको उसके स्वयं के बंद पत्र के आधार पर छोड़ दीजिए। निर्धन व्यक्ति के बारे में आपका विवेक खत्म हो गया, प्रतिभु मांगने का ना मांगने का। यदि सामान्य व्यक्ति है तो आप उससे प्रतिभुओं की मांग कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसके स्वयं के बंद पत्र पर छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति निर्धन है तो फिर उससे प्रतिभु की मांग नहीं करना है। ऐसा व्यक्ति निर्धन है और जमानत देने में असमर्थ है तो उसे ऐसे उन्मोचित करेगा, मतलब प्रतिभुओं की वहां पर जरूरत नहीं, निर्धन है तो। अब आप कैसे मांगेंगे कि कोई व्यक्ति निर्धन है या नहीं है? ये तो कह दिया गया कि निर्धन है, तो फिर इसका स्पष्टीकरण कहता है कि आप ये कैसे पता लगा पाएंगे कि कोई व्यक्ति निर्धन है। स्पष्टीकरण कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जमानती अपराध में गिरफ्तार हुआ और 1 सप्ताह तक वो प्रतिभुओं की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, जमानत की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, तो फिर न्यायालय यहां पर ये उपधारणा करेगा, या वो पुलिस अधिकारी ये उपधारणा करेगा कि ये व्यक्ति निर्धन व्यक्ति है। मतलब आपको निर्धन व्यक्ति से जमानत की अपेक्षा नहीं करनी, मतलब उससे प्रतिभुओं की अपेक्षा नहीं करनी। ये कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति निर्धन है? मान लीजिए कि 323 के अपराध में एक व्यक्ति को आपने पकड़ा, पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा या वो कोर्ट के सामने सरेंडर करता, और 1 सप्ताह तक वो जमानतदार की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम मान लेंगे कि ये निर्धन व्यक्ति है और इसको अब स्वयं के बंद पत्र पर छोड़ दिया जाए। फिर आ जाते हैं, हमने पढ़ा कि जो विवेक है कोर्ट का या पुलिस का इस बारे में खत्म हो जाता है कि इसको जमानत दे या ना दे। अब विवेक सिर्फ कहां पर बचा कि प्रतिभुओं से हम संतुष्ट हो कि ना हो, जमानत की रकम कितनी हो, इस बात को लेकर विवाद हो सकता है। तो मान लीजिए कि आपको 323 के अपराध में पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा और वो आपसे कहता है कि आप 1 करोड़ की जमानत लाइए, तो वो जमानत देने को तो तैयार है, आप जमानत नहीं दे पाएंगे, आप जमानत देने में समर्थ हो जाएंगे, कहां से पाएंगे आप 1 करोड़ का जमानतदार? नहीं पाएंगे। तो फिर 436 का प्रावधान क्या हो जाएगा? अपने आप फेल हो जाएगा। तो क्या ऐसा कर सकते हैं पुलिस अधिकारी या कोर्ट? तो निकालिए 440 की उपधारा 1, धारा 440 की उपधारा 1 ये कहती है कि जो रकम होगी, जमानत की रकम होगी, बंधपत्र या की रकम होगी, जो जितना के लिए आपको जिम्मेदार बनाया जाएगा, जो बॉन्ड आपसे भराया जाएगा, वो मामले की परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखकर नियत की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी। यहां पर देखिए, जमानत की रकम या बॉन्ड की रकम निर्धारित करने का पावर किसको? पुलिस अधिकारी को है या फिर कोर्ट को है?
तो ऐसा भी कर सकते हैं वो कि आपसे इतनी ज्यादा बॉन्ड भराएं आपसे कि आप पागल हो जाएं कि 5 करोड़ रुपए का बॉन्ड भरिए, 20 लाख रुपए का बॉन्ड भरिए, कहां से आप दे पाएंगे, मान लीजिए आप नहीं आ पाए तो ये एक बेईमानी ना हो जाए 436। इसीलिए 440 की उपधारा 1 कहती है कि जो बॉन्ड की रकम होगी, जो बंधपत्र की रकम होगी, वो मामले की परिस्थितियों का ध्यान में रखकर नियत की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी। ये प्रश्न आता है कई बार परीक्षाओं में कि बंधपत्र की रकम कैसे निर्धारित होगी। तो बंधपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नियत की जाएगी, साथ ही अत्यधिक नहीं होगी। ये मान लीजिए कि पुलिस अधिकारी ने या मजिस्ट्रेट ने 440(1) के प्रावधान का उल्लंघन कर दिया, 440(1) के प्रावधानों के हिसाब से बहुत ज्यादा आपसे बंधपत्र की रकम मांग ली, तो आप कहां जाएंगे फिर उपचार के लिए? तो फिर आपको जाना पड़ेगा, उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा या सेशन न्यायालय जाना पड़ेगा कि ये जो हमसे बंधपत्र की रकम मांगी जा रही है उसको रेगुलेट किया जाए। वो 440(1) के हिसाब से उचित नहीं है, पर ये उपचार लेने के लिए आपको किस प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा? या तो सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा या हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। दो ही जगह आपको बंधपत्र की रकम को घटाने के लिए उपचार मिलेगा, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये आपने पढ़ा कि जब जमानती अपराध है तो जमानती अपराध में जमानत एक अधिकार है, पर उसके साथ शर्त है कि आप जमानत देने के लिए तैयार हो। यदि आप तैयार हैं तो फिर वहां पर बंधपत्र और प्रतिभूति दो चीजें आती हैं। तो ये अधिकार है कि बंधपत्र पर भी छोड़ा जा सकता है, सिर्फ आरोपी के बंधपत्र या प्रतिभूतियों सहित बंधपत्र लिया जा सकता है। लेकिन निर्धन व्यक्ति के बारे में ये कंडीशन लागू नहीं होती है। कोई व्यक्ति निर्धन कैसे है ये जानने के लिए हमको क्या मापदंड अपनाना पड़ेगा? यदि उसने गिरफ्तारी के 7 दिन के तक जमानतदार की व्यवस्था नहीं कर पाई है तो हम मान लेंगे कि ये व्यक्ति निर्धन है। जो बंधपत्र की रकम है वो कहां से रेगुलेट होती है? तो वो 440(1) से रेगुलेट होती है। और यदि मान लीजिए 440(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक रकम निर्धारित कर दी जाती है तो उसके विरुद्ध रिलीफ पाने का हमको अधिकार कहां है? 440(2) में सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये अभी आपने एक सामान्य नियम पढ़ा कि जमानती अपराध है तो जमानत आप साधिकार लेंगे। इसके दो अपवाद है। एक अपवाद है धारा 116 की उपधारा 3। धारा 116 अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं की है। धारा 116 की उपधारा 3 और धारा 446 का। धारा 116 क्या कहती है कि आपसे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, 116 प्रिवेंटिव एक्शन की बात करती है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो वहां पर यदि आपसे अपेक्षा की गई कि आपके विरुद्ध एक इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी में आप हाजिर होने के लिए एक बंधपत्र भर दीजिए, और इस बात के लिए भी बंधपत्र भरिए कि आप मोहल्ले में आतंक नहीं मचाएंगे या आप आपराधिक गतिविधियों में संलग्न नहीं होंगे। इसके लिए आप बंधपत्र भरिए। और ऐसा व्यक्ति बंधपत्र नहीं भरता तो फिर यहां पर 436 का वो अपवाद है। फिर यह नहीं देखा जाएगा कि आप जमानती अपराध के लिए है क्या जमानती अपराध के लिए। यदि आप बंधपत्र भरने से इनकार कर देते हैं तो फिर 436 का प्रावधान लागू नहीं होगा, आपको पकड़कर जेल में रख दिया जाएगा, अभिरक्षा में रख दिया जाएगा। तो 116 की उपधारा 3 इसका अपवाद है 436 का। इसी तरह 446 की उपधारा का, 446 का ये भी 436 का अपवाद है। 446 का क्या है कि यदि आपको एक बार जमानती अपराध में जमानत पर छोड़ दिया गया, आप आए पहली बार, पकड़ के आया आपको, आपने बंधपत्र भर दिया और बंधपत्र भरने के बाद आप आ ही नहीं रहे कोर्ट में, तो फिर जब दोबारा आपको पकड़ा जाएगा उसी अपराध में, पकड़ा तो आपके विरुद्ध 323 का अपराध आपने किया था, बेलेबल ऑफेंस था, उस अपराध में आप कोर्ट के सामने हाजिर हुए और आपने एक बंधपत्र भर दिया। उस बंधपत्र को भरने के बाद आप फिर कोर्ट के सामने आए ही नहीं, तो कोर्ट क्या करेगा? आपका बंधपत्र जब्त करेगा और साथ ही अब भले बेलेबल ऑफेंस था, अब जो आपका जमानत पाने का अधिकार था वो अधिकार भी अब न्यायालय के विवेक के अंतर्गत आ गया कि जब आप बॉन्ड का ब्रीच कर देते हैं और कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होते और आप उन परिस्थितियों को भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि किन परिस्थितियों में आपने ऐसा ब्रीच किया है, फेल हो जाते हैं कोर्ट को एक्सप्लेन करने में, तो फिर अब जमानती अपराध था, इसके बावजूद भी आपको बेल मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो 116 की उपधारा 3 और 446 का 436 के सामान्य नियम के अपवाद है। अब इसमें एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं कि यदि मान लीजिए कि आपका 436 का अधिकार था
और 436 का अधिकार था कि आपके पास आप बेलेबल ऑफेंस के आरोपी थे और कोर्ट ने आपको जमानत देने से इनकार कर दिया, मजिस्ट्रेट ने कहा हम नहीं देते जमानत, तो फिर आप कहां जाएंगे? कोई उपाय आपको सीआरपीसी देती है या नहीं देती है? तो सीआरपीसी स्पीकिंग रूप में ऐसा कोई उपाय नहीं देती है, मतलब कोई एक्सप्रेस प्रोविजन इसके लिए नहीं है कि यदि आपको मजिस्ट्रेट ने 436 के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया तो आप कहां जाएंगे? कोई उपाय सीआरपीसी एक्सप्रेस प्रोविजन के माध्यम से नहीं देती है, पर उसका उपाय आपके पास है कि आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमने जमानती अपराध के हम आरोपी थे, मजिस्ट्रेट ने हमको जमानत देने से इनकार कर दिया, तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। 436 के इंपेरेटिव नेचर के बेल के अधिकार को जब उल्लंघन कर दिया जाता है, आपको नहीं, कुल मिला के आपको 436 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसके खिलाफ आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये एक परिस्थिति हो गई। दूसरी परिस्थिति हो गई कि कोर्ट ने आपको 436 के तहत बेल दे दी या पुलिस ऑफिसर ने आपको बेल दे दी और उसके बाद आप बढ़िया घूम रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं कि हम तो बेल में हैं, तो फिर अब इस बेल को रिजेक्ट भी कराया जा सकता है। यदि एक बार आपको बेल मिल गई है 436 के तहत, चाहे पुलिस ऑफिसर ने दी हो चाहे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दी हो, और बेलेबल ऑफेंस में दी है, और आप बेलेबल कोर्ट जा रहे हैं, पुलिस बुला रही तो पुलिस के पास भी नहीं जा रहे हैं, तो फिर क्या ऐसे बेल ऑर्डर को रिजेक्ट कराया जा सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल कराया जा सकता है। ये पावर देती है आपको 439(2) कहती है कि आप ऐसे 436 के बेल ऑर्डर के खिलाफ सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर आरोपी की जमानत को खारिज करा सकते हैं। तो ये जो प्रावधान हो गए कि कब आपको अधिकार ना मिले, कि आपके पास अधिकार था बेल पाने का, कब आप कहां रिलीफ लेने जाएंगे? तो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट। और यदि किसी व्यक्ति को बेल मिल गई है 436 के प्रावधानों में और वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, कोर्ट के सामने नहीं आ रहा या पुलिस अधिकारी के सामने नहीं आ रहा, तो फिर उसको रिजेक्ट कराने के लिए भी आप 439(2) के तहत हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जा सकते हैं। एक व्यवस्था इसी के साथ और जुड़ी हुई है, वो ये जुड़ी हुई है कि यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट ने बेल पर छोड़ दिया या उसके बंद पत्र पर छोड़ दिया और ऐसा व्यक्ति अब कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हो रहा, तो ये तो हो गया कि आप उसके जमानत के संबंध में प्रावधान हो गए, उसके आप जो बॉन्ड था उसको जब्त कर लेंगे। इसी के साथ साथ एक अपराध की भी कौन सा? आईपीसी की धारा 229(1) का अपराध बन जाता है। आईपीसी की धारा 229(1) का आपको कोर्ट ने एक बार छोड़ दिया कि आप जमानत पर या अपने बंद पत्र पर, कोर्ट ने आपको छोड़ दिया, आप किसी अपराध के आरोपी थे और आपको कोर्ट ने छोड़ दिया और आप पर्याप्त कारणों के बिना न्यायालय में हाजिर होने में असफल रहते हैं। आपको एक बार बेल मिल गई थी, आपने बॉन्ड भरा या आप जमानतदार ले आए थे, आपको छोड़ दिया गया और फिर पर्याप्त कारणों के बिना आप कोर्ट के सामने हाजिर होने में असफल रहे, तो ये आपने क्या कर दिया? धारा 229(1) का अपराध कर दिया। धारा 229(1) का मामला भी चल सकता है और ये जो 229(1) के तहत मामला कायम होगा, इसमें जो दंड मिलेगा वो आपके मूल अपराध के दंड के अतिरिक्त होगा। मतलब आप मान लीजिए 324 के अपराध के आरोपी थे, आपको जमानत कोर्ट ने दे दी और आप फिर कोर्ट आ ही नहीं रहे हैं, तो 324 का ट्रायल तो आपको चलता रहेगा, उसमें जो दंड मिलेगा वो मिलेगा। ये 229(a) का नया अपराध हो गया और इसका दंड आपको अलग से मिलेगा। 229(a) ये कहती है। तो जमानती अपराध के बारे में इतनी चीजें हो गई आपकी। और एक इसी की उपधारा 2 भी, जो सामान्य नियम आपने पढ़ा उसी का अपवाद है कि एक बार आपको कोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया या आपके बंधपत्र पर छोड़ दिया और उसके बाद आप न्यायालय के सामने जब ब्रीच कर देते हैं उस बॉन्ड का या जमानत का, तो जब दूसरी बार आप कोर्ट के सामने आते हैं तो आपको कोर्ट छोड़ने से जमानत पर मना कर सकती है। ठीक, तो ये अपवाद उपधारा 2 भी, जो उपधारा 1 का सामान्य नियम है उसकी अपवाद है कि कब आपको जमानती अपराध होते हुए भी जमानत पर छोड़ने से इनकार किया जा सकता है। तो ये 436 हो गया। अब आ जाते हैं दूसरा प्रावधान 436(a) कि वहां पर भी आपको साधिकार जमानत की व्यवस्था है 436(a) में भी, पर किस अपराध में है पहले ये जान लें। 436(a) जिन अपराधों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था है उन अपराधों की बात नहीं करती। मतलब किसी अपराध के लिए यदि मृत्युदंड एक दंड के रूप में उपबंधित है तो 436(a)
उस अपराध की बात नहीं करती। हाँ, उसके अलावा जितने अपराध हैं, मतलब ये अपवाद कह सकते हैं 436 का, उसके अलावा जितने अपराध हैं उन अपराधों की बात करती है 436 कि यदि आप मृत्युदंड से दंडनीय, किसी मृत्युदंड से दंडनीय अपराध से अलग, मतलब मृत्युदंड उस अपराध के लिए नहीं होना चाहिए, उसके अलावा यदि कोई अपराध है और उस अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान आप लगातार जेल में बने हुए हैं, चाहे जांच के दौरान, विचारण के दौरान या अन्वेषण के दौरान आप जेल में हैं, और आपने उस अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम अवधि की, उस अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम कारावास की अवधि के आधे से अधिक का भाग भोग लिया है। मतलब मान लीजिए कि आप 306 के आरोपी हैं, 306 में कारावास कितना है? 10 साल तक का, 10 साल तक का कारावास है, और आपने 5 साल 1 दिन की अवधि भोग ली। कुल मिलाकर चाहे अन्वेषण, जांच, विचारण के दौरान आपने 5 साल से ज्यादा की अवधि का कारावास भोग लिया है, तो फिर यहां पर आपको जमानत प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आप साधिकार जमानत प्राप्त करेंगे। यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है, 302 का अपराध है, तो फिर वहां पर यह धारा लागू नहीं होगी। यह धारा कब लागू होगी? जब अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि आपके लिए जो दंड है, उस अधिकतम दंड के, दंड भी देखिए 2 तरह के मिलेंगे आपके धाराओं में, कहीं न्यूनतम दंड रहेगा और कहीं 10 वर्ष या आजीवन कारावास रहेगा। तो अधिकतम दंड का आधे से अधिक का भाग आपने भोग लिया है, तो फिर आपको प्रतिभुओं सहित या रहित व्यक्तिगत बंध पत्र पर न्यायालय छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएगा। यह सामान्य नियम हो गया 436 का। परंतु यदि लोक अभियोजक आपके सामने समस्या खड़ी कर देते हैं, लोक अभियोजक आते हैं और कहते हैं कि अभी इस आरोपी को कुछ कारण बताएगा, लोक अभियोजक जब आएंगे कोर्ट के सामने, लोक अभियोजक ने कुछ कारण बताए कि ये 436 की 436 में तो ये आरोपी आ रहा, यद्यपि इसने आधे से अधिक का कारावास भोग लिया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां बताएंगे कि इतना दुर्दांत है, ये साक्षियों को मार डालेगा, साक्षियों को प्रभावित करेगा, इस कारण से अभी इसको आगे भी निरोध किया जाना आवश्यक है। यदि लोक अभियोजक ने आपत्ति कर दी और वो आपत्ति कोर्ट को जम गई, तो फिर ये आपका जो साधिकार बेल का अधिकार था, ये कोर्ट समाप्त कर देगा। यदि लोक अभियोजक आपत्ति नहीं करते तो फिर आपका ये 436 के तहत अधिकार मिल गया और आप उसको एंटरटेन करिए। लेकिन लोक अभियोजक ने यदि आपत्ति कर दी तो फिर ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि लोक अभियोजक की आपत्ति को कंसीडर करे या खारिज करे। यदि कंसीडर कर लिया है तो फिर आपके इस अधिकार को वो कर्टेल कर देगा, अभी आपको आगे भी जेल में रखेगा, और यदि खारिज कर दिया लोक अभियोजक की आपत्ति तो फिर आपको छोड़ देगा। फिर इसी के साथ इसका जो प्रोविजो दूसरा प्रण वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जिस अपराध के आरोप में उसे अभिरक्षा में रखा गया है, उस अपराध के लिए ज्यादा निरोध में नहीं रखा जाएगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 306 के अपराध के लिए पकड़ा गया, उसका ट्रायल चल रहा है, जांच चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, वो जब से पकड़ा गया तब से जेल में ही है और समाप्त नहीं हुआ, तो क्या अब हम इंतजार करेंगे कि ट्रायल समाप्त हो तब इसको छोड़ें? नहीं, यदि उस अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम अवधि उसने भोग ली है तो फिर उसको भी आपको जमानत पर साधिकार छोड़ना पड़ेगा, उससे आगे उसको नहीं रख सकते। फिर कहा गया कि जो आप अवधि की गणना करेंगे, चाहे अधिकतम अवधि की गणना में तो गणना ही नहीं करना है, जो आपका अधिक आधे से अधिक की अवधि की आप गणना करेंगे तो वहां पर अभियुक्त द्वारा प्रोसीडिंग के दौरान और अभियुक्त के कारण मामला पेंडिंग रहा है तो उतनी अवधि को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, अपवर्जित कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण ये कहता है कि जब आप गिनेंगे कि अधिकतम से ज्यादा इसने कारावास, वहां पर यह देखना पड़ेगा कि यदि अभियुक्त ने अपनी गलती के कारण कुछ गड़बड़ी की है और प्रोसीडिंग पेंडिंग रही है तो वहां पर लंबित रही है, उतना पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये दूसरा प्रावधान मिल गया आपको जहां पर इंपरेटिव बेल का प्रावधान है। फिर आ जाते हैं 437 में। 437 की उपधारा 2 क्या कहती है कि देखिए हमने एक देखा कि 436 में जब जमानती अपराध है तब बेल दे देनी है, दूसरा उसी से मिलता जुलता है 437 की उपधारा 2 कि यहां पर अपराध तो अजमानती है
जिस अपराध में गिरफ्तार किया गया है या जिस अपराध में वो हाजिर हुआ है वो अजमानती है। लेकिन न्यायालय को क्या लगता है कि उचित आधार नहीं, अभियुक्त ने अपराध किया है, अपराध अजमानती है, उस अजमानती अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो आधार हैं उसकी गिरफ्तारी के, उनके आधार पर यह ठीक नहीं लगता है कोर्ट को कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है। अपराध तो हुआ है लेकिन इसी व्यक्ति ने अपराध किया है, इसके तो वहां पर कोर्ट या पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है कि उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ देगा। हाँ, और साथ ही यह भी लग रहा है कोर्ट को कि जो अभी आधार हैं वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसके दोषी होने के संबंध में अभी आगे जांच और विवेचना की जानी जरूरी है। तो कोर्ट को क्या क्या लगा कि अजमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति था, वो कोर्ट के सामने हाजिर हुआ या पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद महसूस हो रहा है कि अपराध तो हुआ है लेकिन इस व्यक्ति ने अजमानती अपराध किया है, इसके पर्याप्त ग्राउंड नहीं। और साथ ही कि इस व्यक्ति के, ये व्यक्ति अभी ग्राउंड नहीं है लेकिन ये व्यक्ति दोषी है या दोषी नहीं है, इस बारे में जांच करने के लिए पर्याप्त आधार है। ये पर्याप्त आधार नहीं कि इसने अपराध किया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से एलिगेट है, इसके बारे में जांच करने के पर्याप्त आधार है। तो फिर कोर्ट या पुलिस अधिकारी वहां पर बंद पत्र या प्रतिभूओं सहित बंद पत्र जैसी भी जरूरत हो वो भराकर ऐसे व्यक्ति को छोड़ देगा। तो ये तीसरा प्रावधान मिलता है जहां पर जमानत साधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। चौथा प्रावधान आ जाते हैं 437 की उपधारा 6। 437 की उपधारा 6 क्या कहती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामला है और अजमानती अपराध का अभियुक्त है। अभियुक्त कौन सा है? अजमानती अपराध का अभियुक्त है। और मामला कौन सा है? मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामला है। और ऐसे मामले में विचारण जो है वो साक्ष्य लेने के लिए नियत की गई प्रथम दिवस से 60 दिन के भीतर पूरा नहीं होता। ठीक, तो मामले की प्रकृति जान लें। मामला कौन सा है? मजिस्ट्रेट ट्रायल मामला है। दूसरा कि अभियुक्त जब अपराध कैसा है? अजमानती प्रकृति का अपराध है। परिस्थिति क्या हो रही है? परिस्थिति ये है कि ऐसे अपराध का विचारण साक्ष्य लेने के लिए नियत प्रथम दिन से 60 दिवस के भीतर पूरा नहीं हो पा रहा। तो फिर यहां पर अभियुक्त को पावर मिल गया कि वो जमानत आपसे ले ले, साधिकार जमानत लेगा। ये प्रावधान आप समझें कि स्पीडी ट्रायल का एक प्रावधान है। स्पीडी ट्रायल का प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट के ऊपर ये ड्यूटी लगा दी गई कि यदि कोई व्यक्ति अभिरक्षा में तो उसका ट्रायल आप स्पीडी करिए। यदि आप 60 दिन के भीतर चार्ज लगा दिया और 60 दिन के भीतर साक्ष्य लेने के लिए जो प्रथम तिथि नियत हुई, उस साक्ष्य लेने के लिए प्रथम तिथि से 60 दिवस के भीतर यदि आप ट्रायल पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इस व्यक्ति को छोड़ दीजिए। ठीक, तो ये स्पीडी ट्रायल की कहा था कि पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी थी। 167 की उपधारा 2 क्या करती थी कि यदि आप 60 दिन में या 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए। स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की बात, स्पीडी ट्रायल की बात है। यहां पर एक कमी कह सकते हैं, कमी यह है कि सेशन ट्रायल मामलों को इसमें शामिल नहीं किया गया। मजिस्ट्रेट ट्रायल मामलों में तो कहा गया कि आप 60 दिन में ट्रायल पूरा करें, लेकिन सेशन ट्रायल मामलों में यहां नहीं कहा गया कि सेशन ट्रायल मामलों में भी 60 दिन में ट्रायल पूरा ना होने पर आरोपी को छोड़ दिया जाएगा। होना चाहिए था पर नहीं। पर मजिस्ट्रेट ट्रायल मामले में ध्यान रखिए। तो प्रश्न यह भी आता है कि सेशन ट्रायल मामले में 60 दिन में अन्वेषण विचारणा पूरा नहीं होता है तो छोड़ दिया जाएगा। तो सेशन ट्रायल मामलों में ध्यान रखिएगा कि 437 की उपधारा 6 लागू नहीं होती है, वहां साधिकार जमानत की बात नहीं है। हाँ, मजिस्ट्रेट ट्रायल मामले में 60 दिन, वो भी 60 दिन कब से? साक्ष्य लेने के लिए नियत प्रथम दिवस, साक्ष्य लेने के लिए नियत प्रथम तिथि से 60 दिन। 60 दिन कब से गिनने हैं? साक्ष्य लेने के लिए नियत प्रथम तिथि से 60 दिन। यदि ऐसा होता है कि 60 दिन में ट्रायल पूरा नहीं हो रहा है तो फिर अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक, हाँ, यदि मजिस्ट्रेट का पावर है लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस व्यक्ति को जमानत पर नहीं छोड़ना चाहिए तो वो कारण लिखेगा। अदरवाइज यदि आपके पास कोई कारण नहीं है तो अभियुक्त को यह अधिकार उत्पन्न हो जाता है जैसे ही 60 दिन हुए कि आप उसको जमानत पर छोड़ दें। फिर इसी की उपधारा 7 आ जाते हैं। 437 की उपधारा 7 ये भी साधिकार जमानत की बात करती है कि यदि का कोई अभियुक्त था, उसका विचारण चला, विचारण समाप्त हो गया, अब सिर्फ क्या बचा है उस मामले में कि दंड
और निर्णय दिया जाना, सिर्फ निर्णय दिया जाना बचा। विचारण समाप्त हो गया, अब सिर्फ निर्णय दिए जाने की बात बची हुई है। तो विचारण समाप्त हुआ तो कोर्ट को पता चल जाता है कि इसमें क्या मामला आ रहा, कन्विक्शन हो रहा है कि एक्विटल हो रहा है। विचारण समाप्त हो गया, और जब विचारण समाप्त हो गया और कोर्ट को यह भी पता चल गया कि यह व्यक्ति एक्विटल होने वाला है, उसके बाद उसको बेल प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। कोर्ट की यह ड्यूटी है कि कोर्ट उसको साधिकार जमानत दे दे, सिर्फ निर्णय सुनाने के लिए उसको जेल में ना रखे। तो 437 की उपधारा 7, 167 की उपधारा 2 पे आ जाते हैं, वहां भी साधिकार जमानत की बात होती है। 167 की उपधारा 2 क्या कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो धारा 57 कहती है कि यदि आप उसका अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाइए। धारा 57 कहती है कि पुलिस ने किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया और अन्वेषण 24 घंटे के भीतर पूरा होना संभव नहीं है, तो आप उसको पकड़ के कहां ले जाइए, मजिस्ट्रेट के पास ले जाइए। और मजिस्ट्रेट को पावर देती है कि आप 15-15 दिवस करके 15 दिवस पुलिस रिमांड और कुल मिलाकर आप 60 दिन या 90 दिन अपराध की प्रकृति के हिसाब से उसको रिमांड में रख सकते हैं। और यदि फिर अपराधों का 2 वर्गीकरण किया गया, यदि अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो आप 90 दिन तक उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिमांड दे सकते हैं। 90 दिन के बाद ऐसे व्यक्ति को आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, यदि अभियोग पत्र नहीं पेश हुआ, मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया। और अदर मामले हैं जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से अलग मामले हैं, वहां पर 60 दिन में यदि अन्वेषण पूरा नहीं हुआ है, अभियोग पत्र न्यायालय के सामने नहीं आया है, तो वहां पर भी अभियुक्त जमानत का अधिकार हो जाता है। वहां फिर अपराध की ग्रेविटी, अपराध का नेचर कुछ भी नहीं देखा जाता है। वो इतना बड़ा अधिकार है कि वहां जमानत देना ही देना पड़ेगा। और 167 दो हम लोग पढ़ चुके हैं, कंप्यूटिंग पढ़ चुके हैं, रुस्तम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, कि जब 60 दिन या 90 दिन की कंप्यूटिंग करेंगे तो वहां से एक दिन एक्सक्लूड कर देंगे, चाहे आप इधर से एक्सक्लूड करें, चाहे प्रथम दिवस से एक्सक्लूड करें, चाहे अंतिम दिवस से एक्सक्लूड करें, एक दिन आपको एक्सक्लूड कर देना है। और एक चीज और इसमें जान लें कि हमने कॉग्निजेंस पढ़ा, 190 में हमने कॉग्निजेंस पढ़ा कि पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। तो 167(2) के अधिकार का लाभ प्राप्त करने के लिए कॉग्निजेंस की बात नहीं हो रही। क्या बात हो रही है? सबमिशन ऑफ चार्जशीट, सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट। कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट बाद में भी ले सकता है, होल्ड भी कर सकता है कॉग्निजेंस को, पर यदि चार्जशीट सबमिट हो गई है तो फिर 167(2) का अधिकार अभियुक्त का खत्म हो जाता है। तो कॉग्निजेंस और सबमिशन में अंतर समझ लीजिएगा 167(2) के संबंध में, कि वहां पर कॉग्निजेंस की बात हो रही है, कॉग्निजेंस की बात नहीं हो रही 167(2) में, सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट की बात हो रही है। मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस अभी नहीं लिया है, चल जाएगा, पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो गई है तो पुलिस का काम हो गया, अब अभियुक्त को लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह हमने देखा था 169 कि 169 में क्या था कि पुलिस ऑफिसर थाने का भारसाधक अधिकारी है, वो खुद विवेचना करे या 168 के तहत उसको उसके सबऑर्डिनेट ने विवेचना करके अपने निष्कर्ष भेज दिए, निष्कर्ष के आधार भेज दिए। उसके बाद थाने के भारसाधक अधिकारी को लगता है कि ऐसे पर्याप्त साक्ष्य या पर्याप्त आधार नहीं है जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने तक ले जाएं, तो ऐसे पुलिस अधिकारी को कहा गया कि आप ऐसे व्यक्ति को बंद पत्र भराकर छोड़ दीजिए, 169 कहती है। तो वो भी साधिकार जमानत की बात करता है। तो 7 प्रावधान आपको मिले जो साधिकार जमानत की बात करते हैं। जमानत की परिभाषा सीआरपीसी में नहीं दी गई है, उसको समझने के लिए आपको चंपक लाल जैन का मामला थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उससे आप जमानत समझ सकते हैं। फिर जमानत एक रूल है और जेल एक एक्सेप्शन है। मोतीराम के मामले में कहा गया अपराधों को 2 वर्गों में बांटा गया, जमानती और अजमानती। ये जानने के लिए हम परिभाषा खंड में जा सकते हैं और परिभाषा खंड हमें ले जाती है शेड्यूल्ड, वहां से आप जान जाएं कि कौन सा अपराध जमानती है और अजमानती है। अब जब आप ये जान गए कि जमानती अपराध है तो फिर आ जाते हैं कि आपको जमानत के कहां-कहां राइट है। तो 436 ये आपको राइट देती है कि जमानती अपराध है तो आपको जमानत मिलेगी ही मिलेगी, पर शर्त लग गई है कि आपको जमानत देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब आप जमानत देने के लिए तैयार हैं तो मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी आपको जमानत पर छोड़ेगा। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी के इस विवेक के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए 440(1) और 440(2) में प्रावधान किए गए। फिर इस कहा गया कि यदि कोई निर्धन व्यक्ति है तो आप उसको फिर उसके बंद पत्र पर ही छोड़ दें।
वहां पर जमानतदार की अपेक्षा ना करें। कोई व्यक्ति निर्धन है, ये कैसे हम जानेंगे? कि ये जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति अभिरक्षा में है और 7 दिन हो गए अभी तक वो जमानतदार की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, तो मान लें कि वो निर्धन है। फिर 116 की उपधारा 3 और 446A इस जमानत के सामान्य नियम के अपवाद हैं कि आपको जमानती धाराओं में जमानत देनी देनी। फिर आ जाते हैं कि और कहां कहां प्रावधान है इंपरेटिव बेल के, तो 436A कि जब आपको जिस अपराध के लिए अंदर रखा गया है उस अपराध का अधिकतम कारावास की आधी अवधि से ज्यादा आपने भोग लिया है, तो वहां पर आपको बेल मिलेगी ही मिलेगी। 437(2) आ जाएं कि आपको पकड़ लिया गया है, पुलिस ने पकड़ा हो या कोर्ट के सामने आप हाजिर हुए हो और कोर्ट को या पुलिस अधिकारी को लग रहा है कि आपने अजमानती अपराध किया है, ऐसे पर्याप्त आधार नहीं, लेकिन यह भी लग रहा है कि आप दोषी हैं या नहीं हैं, इस विषय में अभी जांच की जानी जरूरत। 437(6) कि आप मजिस्ट्रेट ट्रायल मामला है और अजमानती नेचर का मामला है और जो ट्रायल था वो साक्ष्य लेने के लिए नियत प्रथम दिवस से 60 दिन के भीतर पूरा नहीं हुआ, तो वहां पर भी इंपरेटिव बेल का प्रावधान है। 437 की उपधारा 7 कि मजिस्ट्रेट मामले का ट्रायल पूरा हो गया है और मजिस्ट्रेट का निष्कर्ष है कि ये व्यक्ति एक्यूज नहीं है और फिर उसको निर्णय सुनाए जाने के लिए सिर्फ जेल में नहीं रखा जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। 167(2) डिफॉल्ट बेल और 169, तो ये इंपरेटिव बेल के प्रावधान थे। एक चीज और बची हुई है कि मान लीजिए कि किसी पुलिस ऑफिसर ने आपको जमानती अपराध में जमानत देने से इनकार कर दिया, आपका अधिकार था। कोर्ट के लिए तो हमने पढ़ा कि आप कहां चले जाएंगे यदि मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट किया है कि आपको जमानत नहीं दिया, 436 के अधिकार को मजिस्ट्रेट ने कर्टेल किया है, तो आप सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट चले जाएंगे। यदि पुलिस ऑफिसर ने आपको जमानती अपराध में जमानत नहीं दी है तो ध्यान रखिएगा वो पुलिस ऑफिसर सदोष परिरोध या सदोष अवरोध जैसी भी स्थितियां होंगी उनका आरोपी बन जाएगा। 342 के तहत अपराध का आरोपी बन जाएगा पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट आरोपी नहीं बनेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट को जो न्यायिक अधिकारियों को उन्मुक्ति मिली हुई है ऑफिसर को, उस एक्ट के तहत वो तो बच जाएगा जुडिशियल ऑफिसर, उसका आप जाइए सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट सिर्फ एप्लीकेशन लगाइए। लेकिन पुलिस अधिकारी इम्यूनिटी नहीं मिली है, यदि पुलिस अधिकारी ने आपके 436 के अपराध को कर्टेल 436 के अधिकार को कर्टेल किया है तो पुलिस अधिकारी 342 आईपीसी का आरोपी बन जाएगा। नित्यानंद सर, फिर नई चीजें हैं तो वो कल देख लिया जाएगा। समय भी नहीं है अब। धन्यवाद सर। हाँ सर, जी सर। आप मंत्रमुग्ध कर देते हैं, समय का पता ही नहीं चलता। दिव्या मिश्रा जी प्रश्न करिए। गुड मॉर्निंग सर। प्रश्न करिए जी सर, ये जो बंध पत्र की रकम होती है ये कहाँ से डिसाइड होता है कि किस केस में कितनी रकम लगेगी? ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मामले की परिस्थितियों से डिसाइड करनी है। 440 की उपधारा एक कहती है ना कि मामले की परिस्थितियों से डिसाइड करनी है। हाँ, पर ऐसा भी नहीं कि आप मामले की परिस्थितियों की आड़ लेके बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अत्यधिक नहीं होगी। मतलब तो जिस व्यक्ति से आप कितनी होगी ये कैसे पता चलेगा? जो प्रोसीडिंग चलती है तो 500, 5000, 2000, 4000 ऐसे चलती है, 1000 इतना रहता। तो सर जितना मन हो उतना वसूल लो? नहीं, ऐसा नहीं है, नियंत्रण है ना मैडम की 440 कहती है कि मामले की परिस्थितियां आपको जस्टिफाइड करना पड़ेगा ना, आप जज हैं तो ऐसा थोड़ी कि आप मनमाना काम करेंगे, आपके काम का रिवीजन होगा, सुपरविजन करेगा आपका बॉस। मतलब सर कहीं भी ये निर्धारित नहीं है रकम, है ना? कहीं निर्धारित नहीं। ओके सर, थैंक यू। कुछ चीजें लिखित होती है, कुछ प्रैक्टिकली ऐसा होता है, वो सिस्टम बना हुआ है। प्रैक्टिकल में भी तो कुछ तो निर्धारित रहता होगा कि इस केस में कुछ नहीं है, वो फिर एक परंपरागत इस तरह है कि भाई सब जजों को मालूम है कि 500, 1000, 2000, 5000 इतने लेना है। कोई 5 करोड़ ले लेगा तो फिर उसके खिलाफ भी ना ऊपरी अदालत कार्रवाई करेगी। जैसे कोई सब नया जज बना, जैसे मैं ही बन गई तो फिर कैसे लूंगी? आपको भी आपके सीनियर सिखा देंगे। 440 एक इसीलिए तो आप पढ़ रही ना। जी सर। 440 एक पढ़ रही ना कि मामले की परिस्थितियों के हिसाब से करना, मनमाना नहीं करना। मनमाना नहीं होगा। अब अंबानी आएगा तो उससे आप 5 करोड़ मांग सकती हैं। मांग सकते हो, उसके लिए सामान है। जी सर, थैंक यू सर। विक्रम सिंह जाट साहब, विक्रम सिंह जी प्रश्न करें। धन्यवाद सर।
सर मेरा प्रश्न इसी पे है, 436 में बंद पत्र की रकम में अगर 440 एक के हिसाब से उचित नहीं है तो उसमें फिर सिंपल आवेदन लगेगा ऊपर वाली कोर्ट में या फिर रिवीजन होगी? सेशन कोड, अब वो तो बंद पत्र का आदेश होगा, तो रिवीजन ही मान सकते हैं उसको, सिंपल आवेदन कैसे जाएगा। सर दूसरा ये कि वो एक दो केस बताए थे आपने, एक मोतीराम और एक वो दूसरा कौन सा बताया सर? चंपकलाल जैन। चैट बॉक्स में लिखा है, चैट बॉक्स देख लीजिए, केसों के ओके लिए सर। चैट बॉक्स में लिखा है। अरुण शर्मा चंपकलाल जी, बी जैन वर्सेस पश्चिम बंगाल। थैंक यू सर। अरुण शर्मा जी, बीच में प्रश्न नहीं करते हम लोग, अलाउ करते हैं। आप कई बार मैसेज किया है आपने, अंतिम में प्रश्न करिए। हिंदी में 439 बोला तो समझ में नहीं आया क्या होता है। 439। अरे गजब कर दिए यार। 430 हिंदी में आप कहीं भी, ये शर्म का विषय है, इंग्लिश न जानना शर्म का विषय नहीं है, पर हिंदी में इस तरह की बातें करते हो तो गलत लगता है यार, दिल को दुखता है। लेकिन अब क्या हो प्लीज ऐसा मत बोला करिए यार, देख गलत है ये चीजें। नहीं सर, 439 जो आपको बेल देने से, बेल आपको मिल गई एक बार, बेल आपको दे दी कोर्ट ने 436 के तहत, 436 के तहत, और उस बेल का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, कोर्ट के सामने नहीं आ रहे हैं या पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं जा रहे हैं, तो 439 के सबसेक्शन 2 के तहत आप सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से ऐसे बेल ऑर्डर को रिजेक्ट करा सकते हैं। गोपाल मालवी जी, थैंक यू सर। गोपाल मालवी जी प्रश्न करिए। गोपाल मालवी साहब प्रश्न करें। जो होता है सर वो कैसे जानेंगे कि वो इतने समय के अंदर वो पेश हो गया है कि नहीं हुआ है? अभियोजक को पत्र होता है सर। हेलो, अभियोजक का प्रतिरोध 436 एक की बात कर रहे हैं आप? जी सर। तो लोक अभियोजक आपत्ति करेगा ना कि ये ग्रीवियस नेचर का आरोपी है, इसकी हिस्ट्री देखिए आपकी, ये 307 के इसके ऊपर 4 मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं, ये लोगों को देखिए आर्म्स लेके घूमता है, तो लोक अभियोजक वो परिस्थितियां बताएगा कि यद्यपि 436 ए के प्रावधान के तहत ये अधिकार इसका उत्पन्न हो गया, इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके साथ ये परिस्थितियां भी है। अब आप सोचिए कि इसको छोड़ना ठीक है कि नहीं, तो वो परिस्थितियां यदि कोर्ट को ठीक लगेंगी तो उसको बेल देगा या नहीं देगा। जी जी सर, धन्यवाद सर। मैडम प्रतिमा पांडे जी प्लीज प्रश्न करिए। प्रतिमा पांडे जी। हेलो हेलो। हाँ प्रश्न करें मैडम। जी सर, मुझे 439 और 229 इसमें सर क्या डिफरेंस है सर? दोनों में एक ही जैसा तो है। 229 एक अपराध हो गया, सेपरेट अपराध हो गया। यदि आपको बेल पर कोर्ट ने छोड़ा या बॉन्ड पर छोड़ा और आप कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हो रहे और हाजिर ना होने के कारण भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे आप, तो 229 का एक सेपरेट अपराध हो गया। और 439(2) है, वहां सिर्फ आपको जो बेल मिली हुई थी वो बेल खारिज हो रही है, कोई नया अपराध आपके खिलाफ कायम नहीं हो रहा। अच्छा सर, मतलब 229 में अपराध कायम हो जाता है ना? हाँ, एक सेपरेट अपराध हो गया, वो आईपीसी का अपराध है। जी सर। मधु नागर जी प्लीज प्रश्न करिए आप। मैडम मधु नागर। सर मुझे 436A में जो है ना कि मैक्सिमम पनिशमेंट अगर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल नहीं हो पाया तो जितना है उसका, और उसका जो सेकंड प्रोवाइजो है वो भी सेम ही तो बात कर रहा है, मतलब मुझे इन दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। नहीं, सेकंड प्रोवाइजो ये कहता है कि उस अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम अवधि, मतलब वो 10 साल के लिए सजा थी उस मामले में, और 10 साल से वो जेल में है, ट्रायल पूरा नहीं हुआ, तो अब क्या उसको किस बात के लिए रखेंगे? यदि ट्रायल तो आप 10 ही साल जेल में रख सकते हैं, वो ऑलरेडी 10 साल रह लिया, तो उसको वहां पर छोड़ना पड़ेगा। पहला वाला अधिकतम अवधि के आधे से अधिक की बात करता है, मतलब जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, मैक्सिमम के मोर देन हाफ उसने भोग लिया है, उसकी बात करता है। और जो सेकंड प्रोविजन वो कहता है मैक्सिमम पनिशमेंट भोग लिया वहां पर। शालिनी डहेरिया जी आप प्रश्न करें। शालिनी सर ये जो 436A है, इसका स्पष्टीकरण में जो अपवर्जित है, पूरा आप समझा दीजिए एक बार, मतलब स्पष्टीकरण समझा दीजिए। देखिए, कोर्ट में जब प्रोसीडिंग चलती है, तो उस प्रोसीडिंग में कई बार आरोपी की तरफ से बदमाशी की जाती है, वो कुछ ऐसा एप्लीकेशन लगा देता है या मिसलेनियस रिवीजन करता है बिना आधार के, तो उससे भी प्रोसीडिंग लंबी चलती रहती है। तो यदि कहीं कोर्ट पाती है कि एक्यूज्ड की ओर से बदमाशी की गई है और एक्यूज्ड के कारण ट्रायल लंबित है, एक्यूज्ड की बदमाशी के कारण लंबित है, तो यदि ऐसा कोर्ट पाती है तो फिर
वो अवधि की गणना करने में जितने अवधि तक एक्यूज की बदमाशी के कारण ट्रायल लंबित रहा उसको एक्सक्लूड कर देगी। अवधि आपकी कौन सी गिरनी है कि अधिकतम से आधे का अधिक कारावास उसने भोग लिया। अब उसने कुछ अपने कारण भी ऐसा कारावास भोगा, नहीं तो ट्रायल पूरा हो जाता, तो फिर उसको एक्सक्लूड कर देंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें यदि उसको वो exclude कर अपने मन से एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ वेस्ट कर रहा है। थैंक यू सर। शिवांश सिंह जी आप प्रश्न कर लें। शिवांश सिंह जी आप प्रश्न कर लीजिए। हाँ सर कह रहे थे कि मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर किसी व्यक्ति को जैसे विचार के दौरान जो है कि विचारण के दौरान अगर उसे अभिरक्षा में रखा जाता है तो बाद में सर उसको जब दोष सिद्धि होती है तो क्या उसे मूल दोष सिद्धि में से सर उसके कारावास को कुछ कम किया जा सकता है? जैसे सर अभी हम लोग 428 किसी को पढ़ेंगे। 3 साल, हाँ 428 पढ़ेंगे, जी। वहां पर आएगा जब दंड देंगे तो दंड देते समय ये ध्यान जी में सर। रखा जाएगा कि ये पहले कितना कारावास भोग लिया, तो अब उसको उतनी जी, अवधि को जी घटा सर। देंगे, डिडक्ट कर लेंगे, सेट ऑफ कर देंगे। जी ओके सर थैंक यू सर। विशाल जी, विशाल निखारे जी आप प्रश्न करें। विशाल निखारे साहब प्रश्न करिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि बेल ऑर्डर जो है वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर तो फाइनल ऑर्डर है, इसका रिवीजन बेल ऑर्डर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है ना? ठीक है, वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था आपका। विकास जी प्रश्न करें। सर ये हम जैसे प्रैक्टिकल देखते हैं मुचलका, जमानतनामा, तो ये इनके प्रोविजन कहाँ पे सीआरपीसी में? बॉन्ड को ही मुचलका बोलते हैं क्या? 440 से जब चलेंगे आएंगे 440 से मिलेंगे। ठीक है थैंक यू सर। मनीषा कनेरिया जी आप प्रश्न करें मैडम। मनीषा कनेरिया जी आप प्रश्न करिए। हेलो हाँ प्रश्न करिए मैडम, प्रश्न करिए। सर, ये जो आपने 116 का 3 बताया था ना, ये एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। 116 में क्या होता है कि आप मोहल्ले में उत्पात मचा रहे थे या आप संदिग्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं, तो इन सारी चीजों की जांच चलती है। जांच कहाँ चलती है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ चलती है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपसे कहता है कि आप ये बॉन्ड भरिए कि अब आप मोहल्ले में शांति बना के रखेंगे, और जब हम बुलाएंगे तो हमारे सामने आएंगे, और आप ऐसा बॉन्ड नहीं भरते हैं तो फिर वहां पर आपके अपराध का नेचर नहीं ध्यान में रखा जाएगा कि आपने बेलेबल ऑफेंस किया है कि नहीं, आपको जेल भेज देंगे। ये अपवाद है। अभी 116 में आएंगे तो समझ जाएंगे, तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अवश्य कुशवाहा जी, वकील साहब प्रश्न करें आप। प्रीति सिंह पवार, प्रीति सिंह पवार मैडम आप भी प्रश्न कर सकते हैं उनके बाद। सर, आपने जो 436 में बताया था कि जब बेल मिल जाती है और अभियुक्त न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं होता है तो उसकी बेल जो है कैंसिल की जा सकती है। सर, जैसे यदि उसके तरफ से 317 का आवेदन आ रहा है